पिछले दिनों जो वो आपकी पार्टी के अंदर भी जो इंटरकलर सामने आया, विरोधियों में भी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चला, उसके बाद से ये पहला चुनाव है। तो कितना चैलेंजिंग आप देख पा रहे हैं इसको, कि चुनौती के रूप में आप देख पा रहे हैं दोनों चुनावों को? भाई, राजनीति में हर पल आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आप चुनाव जीतते हैं तब भी चुनौतियां होती हैं, आप चुनाव हारते हैं तब भी चुनौतियां होती हैं। ये क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे निरंतरता में आपको मतदाताओं की, जनता की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत है। तो चुनौती मेरे लिए पिछला चुनाव भी था, जब ठीक विधानसभा चुनाव के बीच में 2020 में जो विधानसभा हुई थी, उसके बीच में मेरे नेता, मेरे पिताजी, उनका निधन हुआ था। और उस वक्त भी उस चुनौती को मैंने स्वीकारा था और अकेले ही अपने दम पर उस वक्त भी मैंने चुनाव लड़ा था। मेरे लिए बहुत आसान होता वैसी परिस्थिति में बहुत आसान होता कि मैं निधि जी के सामने जाता, मैं नतमस्तक हो जाता और उनके साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता, अगर मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती। पर उस वक्त भी मैंने अपने सिद्धांतों को, अपने नेता की विचारधारा को प्राथमिकता दी और उस वक्त भी इस चुनौती को स्वीकार करके अकेले चुनाव लड़ा। और आज भी चुनौती को स्वीकार करके अकेले ही मैं चुनाव लड़ा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मुझमें और मेरी पार्टी में इतना दम तो है कि भैया मैं किसी और के साथ अपनी विचारधारा को विलीन नहीं कर रहा हूँ। कितने ऐसे राजनीतिक दलों, और आज की तारीख में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ रही है? एकमात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामदास ऐसी है जो कि अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा, सारी पार्टियां कोई 3 झंडे के साथ, कोई 4 झंडे के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। सिर्फ एक हम लोग की पार्टी थी जिसने अकेले चुनाव लड़ा और हम लोगों ने 6% का मत भी हासिल किया। वो भी तब जब अभी हम भी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। अगर हम लोग सारी 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 12 से 14 का होगा और आज 15% वाले तो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो आज भी मेरे लिए वो चुनौती है और इसीलिए उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अकेले मैंने चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार ये जो दोनों सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामदास के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित। अब मैं चलते चलते एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम आपके कैंपेन को भी फॉलो कर रहे थे, कुछ क्षेत्रों में हम आपके लोगों की बात जीती हमने की। तो कुछ एक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो युवा हैं, जिनका ये कहना था कि लड़ाई सिर्फ चिराग भैया की नहीं है, अगर वो हारते हैं तो हमारी हार है, वो जीतते हैं तो हमारी जीत है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए जो समर्पित भाव से बिल्कुल आपके लिए ही तन मन धन से समर्पित है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें तो? नहीं भाई, मैं आपके माध्यम से मैं हर उस साथी का, हर उस कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आप ही की मेहनत है कि आज हम लोग इतनी बेहतर पोजीशन में हैं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत की, मैं तो बस आता हूँ, रोड शो किया या 2-4 सभाएं की, पर दिन रात मेरे पार्टी के यही कार्यकर्ता हैं, यही कैडर है जो कि दिन रात मेहनत करता है। पिछले चुनाव में भी आप ही की बदौलत, हकीकत है कि भाई पिछले चुनाव में भी महज मुझे 15 दिन मुझे मिले थे कैंपेन करने के लिए, क्योंकि उसी वक्त पिताजी का, जैसे मैंने बताया, निधन हुआ। जो खानी देने वाला लड़का होता है वो 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैंने तो प्रचार ही अपना बहुत देर शुरू किया था, मुश्किल से 15 या 16 दिन मुझे मिले थे उस वक्त प्रचार करने के लिए। और उस वक्त भी यही मेरे पार्टी के तमाम साथी थे जिनकी वजह से हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन उस विपरीत परिस्थिति में भी कर पाए। और आज भी इस जो भी माहौल बना है आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पक्ष में, और जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसका पूरा श्रेय मेरी पार्टी के तमाम साथियों को जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि यही मेहनत उनकी रंग भी लाएगी और 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रत्याशी हैं, कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी जी और तारापुर से चंदन सिंह, उन दोनों की जीत होगी। और वही सही मायनों में हमारे लिए तो एक बड़ी जीत होगी, पर हमारे नेता के सही मायनों में वही श्रद्धांजलि भी होगी। Sir, one question on Kashmir and one question on Tarapur की रणनीति, प्लीज। वो से प्यारा है। चिराग जी, मैं आपसे एक सवाल आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि कश्मीर में एक बिहारी युवक को मार दिया गया, फिर घटना लगातार रिपीट हो रही है, वहाँ पे आतंकियों द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस पर आपका भी ट्वीट आता है, आपने भी नीतीश सरकार से सवाल किए और बिहार की तमाम जनता इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज है कि आखिर क्यों बिहारियों को ही बाहर हर बार ऐसा झेलना पड़ता है। क्या बिहार में कब रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? पहला सवाल। इसी सवाल के अगला क्रम में तारापुर का आपने जिक्र किया, तारापुर आपके संसदीय क्षेत्र में आता है, तो वो कितना आपके लिए आसान है कुशेश्वर स्थान की तुलना में? वहाँ पे मतलब माहौल आपको अपने पक्ष में बनाना है?
भाई जहाँ तक आपने बात की कश्मीर की, ईमानदारी से मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से मैं जनता से भी जानना चाहूँगा कि क्या कश्मीर में आतंकियों ने बिहारियों को मारा या ये बिहार सरकार की वजह से वो मारे गए? कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार बिहार सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं कि आज दूसरे प्रदेश में बिहारियों की हत्या हो रही है। अगर उनको आप हमारे प्रदेश में अगर आप रोजगार देते, रोजगार के अवसर देते, यही बिहारी दूसरे प्रदेश जाता है, वहाँ पे काम करने लगता है, वहाँ पे व्यवसाय करने लगता है। कितने बिहारियों को मैं जानता हूँ जो कि दूसरे प्रदेशों में जाकर, दिल्ली, मुंबई जैसे प्रदेशों में जाकर इतना अच्छा बिजनेस करते हैं कि वो आगे 150 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो जाते हैं। पर वही बिहारी अपने प्रदेश में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सुख सुविधाएं नहीं है। तो आज की तारीख में जो बिहारी दूसरे प्रदेशों में मारे गए हैं, कश्मीर में खासतौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई है जिसमें बिहारियों की वहाँ पर हत्या की गई है, ये हत्या मैं नहीं मानता कि आतंकियों द्वारा की गई है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से उनकी जान गई। आज अगर वो बिहार में अगर रोजगार दे रहे होते तो इन बिहारियों को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ता। ये आवाज मैंने तब भी उठाई थी जब शिवसेना के लोग बिहारियों के ऊपर लाठी चलाते थे मुंबई में। उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठे रहते थे। और ये निरंतरता में ये तो वो खबरें जो सुर्खियां बनती हैं। आप दूसरे प्रदेश में जाकर देखिए, बिहारी किस हालत में रह रहे हैं। उसको 2 वक्त की अपनी रोटी कमानी है, वो कोई भी प्रताड़ना वहाँ पे बर्दाश्त कर रहा है, पर वहाँ पे अपनी जीविका वो वहाँ से कमा रहा है और यहाँ पे अपने घर पे भेज रहा है। पर यहाँ पे उसे वो सुख सुविधाएं क्यों नहीं? और यहाँ पर अगर आप नहीं दे सकते तो उन बिहारियों को कम से कम वहां पर तो सुरक्षा का भाव दीजिए। आप कम से कम इतनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े तो रहिए। मैंने बिहारी पथ के माध्यम से यही मैंने आग्रह भी किया था कि आप एक प्रवासी मंत्रालय का गठन कीजिए जो सुनिश्चित करे कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं ना, उनके साथ कोई प्रताड़ना ना हो, उनके साथ कोई पीड़ा नहीं हो। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा केस आता है सामने, मीडिया में वो हाई बनता, हर कोई इसकी चिंता करता है। बट कितनी ऐसी और जाने जाती हैं बिहारियों की, ये आतंकियों ने मारा, ये सुर्खियां बनी, पर कितने और ऐसे बिहारी हैं जिनकी वहां पे हत्या होती है दूसरे प्रदेश में, उनको पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, लाठियां चलाई जाती हैं, पर हमारे मुख्यमंत्री खामोश कर रहे हैं। तो ईमानदारी से ये हमारी व्यवस्था की वजह से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की व्यवस्था की वजह से उनकी जान गई है, जो दूसरे प्रदेशों में बिहारियों के ऊपर जिस तरीके से आतंकियों ने गोलियां बरसाई। पर मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस विषय को गंभीरता से लें ताकि भविष्य में किसी और बिहारी की ऐसे जान ना जाए। और जो बिहारी डर के मारे वापस आ रहे हैं, जिनको अपनी जान का खतरा है, जो लोग वहाँ पे कश्मीर में, अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग 50,000 के करीब बिहारी हैं वहाँ पे जो रहते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो मेरे भी संपर्क में जो वापस आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करें? वो यहाँ पर आएंगे, महीना रुकेंगे, कोरोना में भी सब आएंगे, फिर वापस चले गए क्योंकि अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। वो आएंगे, फिर यहाँ से परेशान होंगे, फिर जाएंगे और फिर उनके साथ भगवान ना करे पर कोई घटना घट सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनिश्चित करें कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको यहीं पर ही रोजगार के अवसर मिले। यही मैंने उनको लिखित पत्र में मैंने उनसे आग्रह किया। मैंने एलजी साहब को भी मैंने पत्र लिखा, कश्मीर के मनोज सिन्हा जी को, उनसे मैंने आग्रह किया कि बिहारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान वो दें वहाँ पर। और जहाँ तक रही बात आपके तारापुर के सवाल की, हाँ मेरे ही संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस बार के दोनों उपचुनाव का संजोग ऐसा है कि एक मेरे पिताजी का ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, जिससे मेरा एक व्यक्तिगत लगाव लंबे समय से रहा, और दूसरा मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा पड़ती है तारापुर। तो वहाँ पे भी जैसा मैंने कहा कि हर चुनाव मेरा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मैं उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लूँगा, बल्कि मेरा संसदीय क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता ने जैसे मुझे दोनों बार मुझ पर विश्वास रख कर मुझे लोकसभा का चुनाव जिताया, इसी तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में वो मेरे प्रत्याशी चंदन सिंह पर भरोसा करेंगे और उनको भी अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि मेरे लिए उस क्षेत्र के कार्य करना आसान हो जाए। जब एक विधायक आपकी पार्टी का होता है, आपके दल का होता है, आपकी विचारधारा से मिलता जुलता होता है, तो सहज हो जाता है केंद्र की या राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि विधायक का भी आपको समर्थन मिलता है। तो मैं बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र की जनता, तारापुर की जनता चंदन को भी उतना ही करेगी। हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको और आपकी पार्टी को शुभकामना देते हैं आगामी चुनाव के लिए।